हेलो स्टूडेंट्स, ये वैदिक सभ्यता का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम ऋग वैदिक काल के राजनीतिक जीवन एवं सामाजिक जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इससे पहले के दो वीडियो में बच्चों हमने वैदिक सभ्यता की आरंभिक जानकारी, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो भागों में उसको बांटा गया था। इसके अलावा हमने आर्यों के मूल निवास को लेकर के चर्चा करी थी। दूसरी वीडियो में हमने चारों वेदों के बारे में संक्षेप में ज्ञान बढ़ाया था अपना। साथ ही साथ में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग इत्यादि के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त करी। इसके साथ ही हमने सिंधु और सरस्वती नदी पर भी चर्चा करी थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग साथ के साथ लर्न करते जा रहे होंगे। तो चलिए अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ऋग वैदिक काल के समय का राजनीतिक जीवन से अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ऋग वैदिक कालीन जीवन। इस काल की संस्कृति ग्रामीण थी। इस काल के लोग लोहे से अपरिचित थे। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। इस काल में राजतंत्र विद्यमान था। लोग कबीलाई जीवन व्यतीत करते थे। प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद से इनकी जानकारी प्राप्त होती है, जो कि अनेक बातों में ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से मिलता जुलता है। 10 राज्य युद्ध। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं 10 राज्य युद्ध के बारे में? ऋग्वेद में एक बड़े युद्ध का उल्लेख मिलता है, जो कि 10 राज्य युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध भरतजन व 10 राजाओं के बीच पुरुषनी नदी के किनारे हुआ था। इस युद्ध में भरतजन के साथ पुरोहित वशिष्ठ व 10 राजाओं के साथ विश्वामित्र थे। इस युद्ध में भरतजन कबीले की जीत हुई। भरतजन का राजा सुदास था। 10 राजाओं में 5 राजा आर्य और 5 अनार्य थे। आर्य राजाओं में अणु, यदु, तुर्वस, पुरु एवं द्रुहम थे। अनार्य राजाओं में अलिन, पक्त, भलानस, विसानी व शिव जनपद थे। ऐसा कहा जाता है कि राजा सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया था। इसलिए विश्वामित्र ने 10 राजाओं को संगठित कर सुदास से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन इसमें सुदास की विजय हुई। स्टूडेंट्स, अब हम ऋग वैदिक काल के राजनीतिक जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। कुल का मुखिया कुलुप होता था। गांव का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। अनेक गांवों के समूह को विश कहते थे, जिसके प्रधान को विशपति कहा जाता था। अनेक विश का समूह जन और जन का प्रधान जनपति यानी गोप अर्थात राजा कहलाता था। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे और इस इमेज में अब आप नीचे से ऊपर की ओर ध्यान देना शुरू करेंगे। ऋग वैदिक काल में कुल यानी परिवार जो है वह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई था। अनेक परिवार के समूह से मिलकर के गांव बनता था। इसी प्रकार से अनेक गांवों के समूह को विश कहते थे। अनेक विश का समूह जन कहलाया और अनेक जनों का समूह जो है वो राष्ट्र कहलाया। कुल के मुखिया को कुलुप कहा गया। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहते थे। इसी तरह से विश के प्रधान को विशपति कहा जाता था और जन के प्रधान को जनपति कहा गया। स्टूडेंट्स, अनेक जनों का समूह राष्ट्र कहलाया, जिसका मुखिया राजा होता था। राजा को जनस्य गोपा
या गोपति भी कहा जाता था। ऋग्वेद में 275 बार यानी 275 टाइम्स जन शब्द का उल्लेख हुआ। ऋग्वेद में देश या राज्य के लिए राष्ट्र शब्द काम में आया। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था अभी कि ऋग्वेद काल में राजतंत्र विद्यमान था, किंतु राजा का पद आनुवंशिक था और समिति उसे चुनती थी। ऋग्वेद में निम्न समितियों का उल्लेख मिलता है। सभा, समिति एवं विदत का वर्णन दिया गया है। सभा यह वृद्ध जनों एवं कुलीन लोगों की संस्था थी। इसी तरह से समिति सामान्य जनता की प्रतिनिधि संस्था थी। विदत यह आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्था थी जिसमें कबीलाई तत्व थे। महिलाएं जो हैं वो सभा और विदत में भाग लेती थी। यह हम बच्चों पूर्व में भी पढ़ चुके हैं कि ऋग्वेद में आर्य और अनार्य जातियों का वर्णन मिलता है। राजा की सहायता के लिए सेनापति, पुरोहित, ग्रामणी आदि 12 रत्नित का उल्लेख भी हमें ऋग्वेद में मिलता है। स्टूडेंट्स, ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत सरल थी। आइए अब हम इस काल के सामाजिक जीवन पर एक नज़र डालते हैं। इस काल में परिवार संयुक्त रहता था। समाज पितृसत्तात्मक था। परिवार तथा समाज में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। सती प्रथा, बाल विवाह आदि का उल्लेख नहीं मिला। पुनर्विवाह और नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा यह वह प्रथा थी जिसमें निसंतान महिला को केवल पुत्र प्राप्ति हेतु विवाह का अवसर दिया जाता था। इस काल में स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार नहीं था, किंतु उपनयन संस्कार महिलाओं का होता था। उपनयन संस्कार अर्थात विधिवत शिक्षा प्रदान करना। ऋग्वेद में बहुत सी विदुषी महिलाओं का उल्लेख है, जैसे अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्वारा, इंद्राणी आदि। ऋग्वैदिक काल में मुख्य रूप से 2 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। एक तो अनुलोम विवाह है, दूसरा विलोम। इसे प्रतिलोम विवाह भी कहा जाता है। अनुलोम विवाह के अंतर्गत उच्च जाति का पुरुष और निम्न जाति की स्त्री। इसी प्रकार से विलोम विवाह में उच्च जाति की स्त्री और निम्न जाति का पुरुष। अमाजु जीवन भर अविवाहित रहने वाली कन्या जो केवल शिक्षा प्राप्त करती थी, उन्हें अमाजु कहा जाता था। ऋग्वैदिक कबीलाई समाज 3 वर्गों में बटा था: योद्धा, पुरोहित एवं सामान्य जन। चौथा वर्ग शूद्र ऋग्वेद काल के अंत में दिखलाई पड़ता है। ऋग्वेद काल के प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म पर आधारित थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष से बताई गई। वर्णों को जन्म आधारित बताने के लिए ब्राह्मण का जन्म ईश्वर के मुख से हुआ, क्षत्रिय ईश्वर की भुजाओं से जन्मे, वैश्य जंघा से तथा शूद्र ईश्वर के पैरों से उत्पन्न हुए। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने ऋग्वैदिक काल के राजनैतिक जीवन एवं सामाजिक जीवन का अध्ययन किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं
तो बेल आइकॉन में लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, टेक केयर।